स्वागत है मेरे YouTube चैनल एप्रीविएशन वीडियोस पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है देवयानी कृष्ण, जिसका टाइम पीरियड है 1910 से लेके 2000 ईस्वी। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देवयानी कृष्ण एक ऐसी कलाकार थीं जो अपनी रुचि के साथ साथ परिस्थितिवश भी इस क्षेत्र में आईं। जिंदगी की धारा ने शायद दूसरा कोई दरवाज़ा उनके लिए खोला हो नहीं छोड़ा। उन्हें जहाँ एक ओर रंगों एवं संगीत के लिए प्रेम होलकर दरबार से संबंध अपने परिवार से प्राप्त हुआ, वहीं दूसरी ओर उन्होंने खुद भी कला की विधिवत शिक्षा प्राप्त करने में पहल की। उन्हें फूलों, पेड़ पौधों एवं रंगों से अत्यंत लगाव था। यह लगाव एक तरफ कला की ओर अग्रसर हुआ तो दूसरी ओर बागवानी भी इनके लिए संवेदनाओं का विषय बनी और परिकल्पना, रंगों एवं विस्तृत संयोजन के भाव स्वतः ही चले आए। देवयानी कृष्ण का जन्म 1910 ईस्वी में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय कलाकार डी देवलालीकर के संरक्षण में पूर्ण हुई। 1940 ईस्वी में उन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में डिप्लोमा प्राप्त किया। आवश्यक डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात परंपरा का अनुसरण करते हुए इस आकांक्षी युवती ने घूम कर दीर्घों का अवलोकन किया और साथ ही साथ कुछ कर दिखाने की योजना भी बनाती रही। 40 के दशक के आरंभ में वे भ्रमण के उद्देश्य से कलकत्ता पहुंची, जहां उनके कुछ संबंधी रहते थे। वहां एक ओर तो कला प्रदर्शनी, संग्रहालय आदि देखना उनके कार्यक्रम का हिस्सा था, वहीं दूसरी ओर अपने सहकर्मियों के साथ प्रदर्शनी आयोजित करने की बात उनके दिमाग में आई। उस समय कलकत्ता अपनी चमक दमक एवं कला के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रख्यात था। कमल कृष्ण उस समय कलकत्ते में थे और एक उभरते कलाकार के रूप में उनकी पहचान बन चुकी थी। इंदौर की यह महिला जब कलकत्ते में थी तो उस वक्त वहां कमल कृष्ण की विशिष्ट शैली में पर्वत चित्रों की प्रदर्शनी चल रही थी। दोनों की मुलाकात हुई, प्रणय हुआ तथा वे 1914 ईस्वी में परिणय सूत्र में बंध गए। कला क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अन्य नए लोगों की तरह उन्होंने भी स्केच करना प्रारंभ किए, जो यदा कदा खिलौने एवं गुड़ियों की श्रृंखला के रूप में आईं। उन्होंने बतौर अभ्यास आकृति मूलक रचनाएं की तथा कुछ व्यक्ति चित्र भी बनाए। जल रंग चित्रण के साथ साथ उन्होंने कैनवस पर तेल रंगों का भी इस्तेमाल किया। शादी के बाद एक स्थापित व्यक्तित्व को पति के रूप में पाने के कारण उनकी कला यात्रा को एक निश्चित मोड़ मिलने की संभावना बनी। यह बात तब स्पष्ट हो गई जब दोनों कलाकारों ने साथ साथ सिक्किम एवं आसपास के क्षेत्रों की यात्रा प्रारंभ की। सचमुच ही यह उनके लिए एक सार्थक दिशा निर्देश था। वे जगह जगह भ्रमण करते रहे एवं वारी से प्रदर्शनी करते रहे। यहाँ उनके लाहौर और उनके आसपास के क्षेत्रों के भ्रमण का उल्लेख किया जाना प्रासंगिक है। देश के विभाजन के बाद यद्यपि इन लोगों को वहाँ भली भांति स्वीकार कर लिया गया, किंतु विभाजन से उत्पन्न आपातकाल की परिस्थिति से और वहाँ से विस्थापन के दौरान उनकी अनेक कृतियाँ गुम हो गईं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं यहाँ पे, देवयानी कृष्ण अल्लाह श्रृंखला
1968 ईस्वी, कागज़ पर इचिंग। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली में ये संग्रह है। हिमालय ने उन्हें आकर्षित किया। इसके परिणाम स्वरूप वह अक्सर पहाड़ों की गोद में जाती रहीं। एक समय आया जब देवयानी कृष्ण की इच्छा पहाड़ी लोगों एवं जगहों को भांति भांति से चित्रित करने की हुई, किंतु उनकी कृतियों में स्थिर जीवन के अनेक चित्र अधिक मोहक सिद्ध हुए। आरंभ की मानव आकृतियाँ एवं प्रकृति के चित्रण की तुलना में बाद के वर्षों के काम अलग और बेहतर हैं। विषय वस्तु के बदलाव ने भी इन चित्रों को एक खास महत्व प्रदान किया। उल्लूक, शूकर, काग, शेर आदि के चित्रण में एक पौराणिक सौंदर्य था। नरमुंड, मोखटे आदि के चित्र ने उदासी की समा बांधी, जिसने दुरात्मा एवं जीवन के अंधेरे पक्ष को भी प्रतिबिंबित किया। चित्रित करने के ढंग से शैतान का चरित्र जीवित हो उठता है। यहाँ महाकाल का भाव उनकी चित्रगत संरचना में सम्मिलित किया गया प्रतीत होता है। कुछ अलंकरण एवं चमक दमक को छोड़ दे तो भी दर्शक को इनमें एक अलौकिक भय का अनुभव होता है। गहरे रंगों के प्रयोग ने एक अलग चरित्र प्रदान किया है। संक्षेप में देवयानी के लिए यह मात्र स्वतः स्फूर्त भावना न होकर आगे बढ़ाया गया एक रुचिकार कदम था। देवयानी कृष्ण द्वारा बनाए गए उस समय के चित्रों में उपयुक्त सभी कारक प्रतिबिंबित होते हैं। इसमें एक ओर जहाँ स्तूपों, विहारों एवं पर्वतों के चित्रों की एक श्रेणी है, वहीं दूसरी ओर कलाकार ने भिक्षुओं और विहारों के अन्य वसंतों के चेहरों का भी अध्ययन किया, किंतु विषय से थोड़ा अलग होने की वजह से इनके वह चित्र ज़्यादा आकर्षक हैं जिनमें धार्मिक अनुष्ठान पद्धति की झलक मिलती है। रंगों का प्रयोग इन चित्रों की मुख्य बात है, जिसमें लाल, नीला और धूसर रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। अवश्य ही इनमें एक विदेशीपन की झलक मिलती है। अक्सर अपने पति के साथ प्रदर्शनी लगाने के बावजूद दर्शकों के मन पर एक खास स्थान बनाने में वह सफल रही। विषय वस्तु का चुनाव एक विविध रंगों में उन्हें प्रस्तुत करने का उनका ढंग इस बात का सूचक बना कि अनुष्ठानों में प्रयोग किए जाने वाले बड़े एवं विचित्र चित्रों के मुखौटों एवं एक और यादगार समूह उभर कर सामने आया। दरअसल मुखौटों की श्रृंखला में उनके लिए और भी सम्मान और प्रसिद्धि अर्जित की। कला अवधि में और एक स्वाभाविक भी था कि उनकी कला ने अपने छापा कलाकार पति के सानिध्य से एक नया मोड़ लिया। 1958 ईस्वी के आसपास उन्होंने ग्राफिक्स में अपनी रुचि दिखाई। यद्यपि इनके पति लंबे समय उन्हें प्रेरणा देते रहे, किंतु यह कभी नहीं चाहा कि कलाकार जीवन साथी उनकी कृतियों की नकल करे। अल्लाह श्रृंखला की उनकी कृतियाँ अत्यंत दर्शनीय हैं, जिनमें मुख्यतः खुदाई के काम हैं। अल्लाह श्रृंखला से उत्साहित होकर 1970 ईस्वी में उन्होंने अधिक मोहक क्या और कहाँ श्रृंखला की रचना की। जो भी हो, पर कलाकार ने पेंटिंग करना बंद नहीं किया। चेहरों का अध्ययन एवं व्यक्ति चित्र उनकी विशेषताएं है, जिसमें सतीश गुजराल का रुचिकर व्यक्ति चित्र भी शामिल है। उनका विधोवन गोइंग ब्लाइंड संगीत के संकेत चित्रों से रचा भावात्मक निबंध प्रतीत होता है, जिसे धुंधले रंगों में बनाया गया है। दूसरी कृति पावर एंड पीस आज के कलहग्रस्त उथल-पुथल भरे छिन्न भिन्न विश्व से प्रेरित होकर रची गई है, जिसमें लाल रंग की अधिकता है। उन्होंने अपनी विविध रुचियों में बाटिक को सम्मिलित करते हुए अपने आप को इस माध्यम में भी व्यक्त करने की कोशिश की। इन कृतियों में रंगीन चित्रों जैसी विशेषताएं उल्लेखनीय हैं।
1954 से 77 ईस्वी के मध्य उन्होंने मॉडर्न स्कूल कला विभाग में योगदान दिया। मॉडर्न स्कूल के साथ उनका संबंध मिट्टी एवं मृत्तिका शिल्प के निकट खींच लाया और इस माध्यम में भी विविध रूप एवं कलाकारों की सृष्टि संभव हुई। आकृतियों के साथ साथ उपयोगी वस्तुएं भी उन्होंने बनाई। इसमें जहां एक ओर उभरे हुए फलक ध्यान आकर्षित करते हैं, वहीं दूसरी ओर चीनी मिट्टी के बर्तन भी 1956 ईस्वी में उन्होंने दिल्ली में मृत्तिका की पहली प्रदर्शनी की। स्वर्ण आभूषणों के लिए भी उन्होंने रूपांकन किया। इस तरह उनकी पारखी आँखों ने एक छोटा किंतु विविधतापूर्ण एवं रुचिकर संग्रह तैयार करने में भी मदद की। 1968 ईस्वी इटैग्लियो तिब्बती ग्रामीण, 1948-49 ईस्वी जलरंग, पंडितगढ़ 1942 ईस्वी टेम्परा, महाकाल 1951 से 52 जलरंग मुखौटा, 1960 ईस्वी वाटिका, बम बम भोले 1970 ईस्वी इटैग्लियो, चांद मस्तिष्क और आँख 1970 ईस्वी कांटे क्रेयॉन रेखांकन, मंदिर 1989 ईस्वी इटैग्लियो आदि देवयानी के प्रमुख चित्र हैं। देवयानी ने देश विदेश की कई प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया। उन्होंने यूनेस्को के तत्वावधान में 1946 ईस्वी में पेरिस एवं 1947 ईस्वी में लंदन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भी हिस्सा लिया। इसके बाद उनकी एकल प्रदर्शनी विभिन्न यूरोपियन देशों 1951 ईस्वी रोम इटली, 1952 ईस्वी में द्रामिनी नॉर्वे एवं 1952 ईस्वी में गैलरी एस्थेटिका स्टॉकहोम में भी आयोजित की गई। 1946 के अंतर एशिया कला प्रदर्शनी में उन्हें प्रथम पुरस्कार मिला। इसके साथ ही 1968 ईस्वी में प्रथम त्रैवार्षिकी भारत में सम्मान पत्र मिला। 1988 89 ईस्वी में साहित्य परिषद सम्मान से सम्मानित की गई। 1991 ईस्वी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एमेरिटस फेलोशिप से सम्मानित किया। 2000 में देवयानी कृष्ण का निधन हो गया। तो ये आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।